नमस्कार दोस्तों, पीवी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी का 50 क्वेश्चन देखेंगे प्लस 3 इंपोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताइए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस का उपयोग करते हैं और सूर्य में प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पादक के रूप में निकल जाता है। ठीक है, CO2 पौधों में भोजन बनाने वाला कच्चा पदार्थ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें? मानव मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला कौन सा अंग है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी यकृत। बताइए कौन सा अंग है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा? हृदय एक पेशीय अंग है। यह रक्त को पूरी शरीर में पंप करता है और यह हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है। हार्ट बराबर होता है शरीर में पंप करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? आगे करा वृक्क यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी रक्त को छानकर अवशिष्ट हटाना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन बनाना और ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी यानी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को हटाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? वृक्क यानी रक्त को अपशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र मूत्र निर्माण में यकृत का मुख्य भूमिका होता है यानी नेफ्रॉन की कार्य इकाई होती है वृक्क। इंपोर्टेंट पॉइंट करा किडनी क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी पास्कल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और जूल कार्य और ऊर्जा का होता है यानी पावर। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए? कार्य और पावर करने के लिए एनर्जी मतलब क्या चाहिए? जूस चाहिए, जूस। तो इससे जूल हो जाएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और पास्कल का एसआई मात्रक दाब होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? इंपोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है और बल वस्तु की गति और दिशा बदल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी कूलम। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट है विभवांतर का, ओम है प्रतिरोध का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे आई से दर्शाया जाता है। इसका अमीटर धारा को मापती है, करंट यानी एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी जूल। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा और विद्युत का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर और ओम हो जाएगा प्रतिरोध का और जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? विभवांतर का एसआई मात्रक ओम होता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और बैटरी में वोल्टेज लिखा होता है। वोल्टेज बराबर हो जाता है वोल्ट। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन डी वोल्ट होता है और ऑप्शन सी एम्पियर होता है और ऑप्शन डी वाट होता है। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बता चुके हैं पीछे 2 बार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे दर्शाया जाता है, इसे दर्शाया जाता है और ओम बराबर होता है V बराबर I है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए निर्वात में चलती है, ऑप्शन बी गैस में चलती है और ऑप्शन सी द्रव में चलती है और ऑप्शन डी ठोस में चलती है। बताइए किस में सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस में सबसे अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और समानता ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है
और निर्वात में ध्वनि नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा का, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा का, और ऑप्शन डी नपीय ऊर्जा का। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का उदाहरण है। यह प्रकाश को निर्वात में भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यह दृश्य प्रकाश के विद्युत चुंबकीय एक स्पेक्ट्रम का एक भाग है। ये आगे देखते हैं, लाइट बराबर ये भी वेव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन बी अम्ल 7 होता है, ऑप्शन सी 7 से अधिक होता है, और ऑप्शन डी 14 से अधिक होता है। बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 हो जाएगा तो जल हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा अम्लीय 7 से कम होती है, और उदासीन 7 होती है। पानी उदासीन होता है, हम इसे पानी सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, इसलिए 7 होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, और ऑप्शन डी 14। तो ये कितना होता है? उदासीन यानी उदासीन किसको कहते हैं? यानी जल को उदासीन कहते हैं, और जल हम लोग सप्ताह में कितने दिन पीते हैं? जल सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, पानी सप्ताह में 7 दिन पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 उदासीन। चलिए इंपोर्टेंट क्या करा, शुद्ध जल समानता परिस्थितियों में उदासीन माना जाता है, और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल पैमाना यानी अम्लीय और क्षारीय, और इसको 1 से 14 तक होता है। 1 से 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्षारीय होता है, और 7 होता है जो उदासीन होता है। अब बताइए पीएच स्केल का खोज यानी कौन किया? ऑप्शन ने जरूर बताया हमें। चलिए आगे चलते, आगे क्या करा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2। बताइए पानी का पीएच मान कितना होता है? मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, इंपोर्टेंट पॉइंट, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, और इसका सूत्र H2O होता है, और पानी में जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ है, इसलिए हम पानी सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, और पानी का पीएच मान उदासीन होता है, यानी पानी का पीएच मान 7 होता है। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इजी लगेगा तो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा। चलिए आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CO2 होता है, ऑप्शन बी CO2 होता है, ऑप्शन सी C2O होता है, ऑप्शन डी CO3 होता है। बताइए कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा, CO2 होता है। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, CO2 एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु का होता है, और यह श्वसन और दहन से बनती है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी CO2 लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक देख लेते हैं, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन बराबर CO2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O3, ऑप्शन डी CO2। बताइए ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट में बताइए, हम इसको नहीं बताएंगे। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन समानता CO2 रूप में लेती है, और यह श्वसन की महत्वपूर्ण अंग है, और दहन ऑक्सीजन के लिए सहायता होती है। हाइड्रोजन बराबर CO2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, O3, ऑप्शन डी CO2, ऑप्शन डी H2O। बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, O3 हो जाएगा ओजोन का। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करें, ओजोन ऑक्सीजन की त्रिपरमाणु रूप है, इसका सूत्र O3 होता है, और समताप मंडल में ओजोन की यूवी किरणों को अवशोषित करता है। इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी के। चलिए आगे देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी एंटीटर्पिन द्वारा, ऑप्शन डी मेटिस द्वारा। किस द्वारा होता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल होता है जाइलम द्वारा, और भोजन होता है फ्लोएम द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, जाइलम यानी जड़ से जल और खनिज ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम भोजन को परिवहन करता है, और जाइलम में वाहिका और टैक्रिका जैसे उत्तक होते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। अगर पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा होता है, ऑप्शन सी स्काइलम द्वारा होता है, ऑप्शन डी स्काइलम द्वारा होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भोजन होता है फ्लोएम द्वारा और जाइलम होता है जल द्वारा और स्केलिंग का में पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, वो जो नारियल में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें। फ्लोएम यानी प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन को परिवहन करता है और जो भोजन को स्नातक स्रोत यानी अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जल और खनिज को परिवहन करता है, जड़ से ले जाता है ऊपर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। मानव में आंखों का आदान मानव में गैसों का आदान प्रदान मुक्त कहाँ होती है? ऑप्शन ए श्वासनली में, ऑप्शन बी फेफड़ों की वायुकोशिका में, ऑप्शन सी ग्रासनी में, ऑप्शन डी स्वयंत्र में। तो ये किसमें होती है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। अगर फेफड़ों की कोशिका यानी ओब्लिवियम में गैस का विनिमय का मुख्य स्थान है। ऑक्सीजन, रक्त और CO2 बाहर जाती है इससे। वायु कोशिका की दीवार पतली होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। अगर मानव शरीर में पचे हुए भोजन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव शरीर में जो खाना पच जाता है उसका शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन ए पेट से, ऑप्शन बी छोटी आंत से, ऑप्शन सी मुख से और ऑप्शन डी बड़ी आंत से। बताइए कहाँ से होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट से होती है और मुख से भोजन को शुरुआत होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। पाचन की शुरुआत मुख से होती है और इसमें लार और एंजाइम स्टार्च पाचन में मदद करता है। दांत में भोजन को नियंत्रित रूप में तोड़ता है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए केवल पानी सोखना, ऑप्शन बी पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, ऑप्शन बी रक्त पंप करना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन बनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पचे हुए भोजन को अवशोषण करना छोटी आंत की काम होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। छोटी आंत पचे हुए भोजन को अधिकांश रूप से अवशोषण कर लेता है, जिसकी बिल्ली सहज क्षेत्र से बढ़ती है और आगे पाचन भी आगे ऐसे ही चलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। आगे कह रहा रक्त में ऑक्सीजन परिवहन मुक्त किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा द्वारा होती है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन द्वारा होती है, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स द्वारा होती है, ऑप्शन डी लसिका द्वारा होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन द्वारा होती है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या करा। हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को जोड़कर उसका परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। क्वेश्चन नंबर आगे, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायता होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी न्यूरॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में कोशिकाओं की सहायता करती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। प्लेटलेट्स स्त्राव को रोकने में मदद करती है और वे थक्के बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं और लाल रक्त कोशिका मुक्त ऑक्सीजन परिवहन करती है। ठीक होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। रोग से लड़ने के लिए मुख्य भूमिका किस कोशिका का होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी वसा कोशिका। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका होती है। कमेंट में जरूर बताइए इसका जीवन काल कितना होता है। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत रक्त कोशिका यह प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण होती है और यह रोग जनकों को विरोध यानी शरीर को रक्षा करती है और आरबीसी मुक्त इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना होता है और डब्ल्यूसी रक्षा करता है और आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। आगे करा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी फेफड़ा। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। आगे करा त्वचा शरीर की बाहरी सुरक्षा करता है और पॉइंट नंबर 2 करा यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और ऑप्शन नंबर 3 करा यह ताप को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा। आगे करा मानव शरीर में इंसुलिन की किस अंग को और किस ग्रंथि को स्त्रावित करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय को, ऑप्शन बी थायराइड को और ऑप्शन डी पिट्यूटरी का, ऑप्शन डी अधिवृक्क का। बताइए किस अंग को
स्त्रावित करता है, तो ऑप्शन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय का। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, इंपोर्टेंट क्या, इंसुलिन अग्नाशय में बनता है, और इंसुलिन यानी रक्त ग्लूकोज को नियंत्रण करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अग्नाशय के लंगरहंस दीप कोशिका यानी बीटा कोशिका में बनता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स होता है, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी राहता होता है, और ऑप्शन डी बेरी बेरी होता है। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी का कौन होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और यह विटामिन कोलेजन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, और यह खट्टे फल में विटामिन सी मिलती है, आंवला, नींबू। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, विटामिन सी विटामिन डी की कमी से बच्चों के कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी रिकेट रोग, ऑप्शन डी बेरी बेरी, और ऑप्शन डी एनीमिया। ये रोग, ये विटामिन आपको फ्री में मॉर्निंग में मिलेगा 7 से 9 के बीच में। बच्चों को जरूर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठाएं। कौन सा ऑप्शन नंबर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 27 का, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिकेटस रोग यानी हड्डियों को कमजोर करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, विटामिन डी यानी कैल्शियम को अवशोषण करने में मदद करता है, और यह इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, और सूरज की प्रकाश से विटामिन डी बनाने में सहायता होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेगा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी मलेरिया। बताइए कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेगा रोग होती है आयोडीन की कमी से। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, आयोडीन थायराइड हार्मोन का निर्माण करने में आवश्यकता होती है, इसकी कमी से घेगा रोग होती है। आयोडीन मुक्त नमक में समानता स्रोत सबसे ज्यादा मिलती है। चलिए आगे चलते, आगे अगर लोहा की कमी से कौन सी रोग की समस्या होती है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, और ऑप्शन डी घेगा। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एनीमिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, अगर लोहा हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, और इसकी कमी से अल्पता यानी एनीमिया होता है, और यह हरी पत्तेदार सब्जियों और दाल में इसका मुख्य स्रोत पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर का, ऑप्शन बी थर्मामीटर का, ऑप्शन सी एमीटर का, और ऑप्शन डी वोल्टमीटर का। बताइए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 का, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मामीटर का। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, थर्मामीटर तापमान मापता है, और यह इलेक्ट्रिक थर्मामीटर शरीर को तापमान मापने के लिए उपयोग करता है, और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, अगर वायु मापने वाला कौन सा यंत्र है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी एमीटर। बताइए वायु दाब किससे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मामीटर से वायु दाब मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, सॉरी बैरोमीटर हो जाएगा, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, वायुमंडल बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापता है, और यह पारा के बैरोमीटर इसका प्रांतिक उदाहरण है। यह वायु ऊंचाई के साथ समानता घटती है, जितना ऊंचाई पे जाइएगा जितना घटेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, द्रव का घनत्व मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन बी बैरोमीटर का, ऑप्शन सी एमीटर का, ऑप्शन डी थर्मामीटर का। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, हाइड्रोमीटर यानी द्रव की अपेक्षा घनत्व का उपयोग करते हैं। इसका यह उत्प्लावन की सिद्धांत पे आधारित है, और यह द्रव में तैरते हुई स्थिति को संबंधित है इससे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी रंग पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी आकार पे। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, अगर जड़त्व वस्तु की आवश्यकता बदलने में विरोध करती है। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 करा, द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व भी बढ़ता है, और इसका न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, अगर न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है जड़त्व से,
ऑप्शन बी उष्मा से, ऑप्शन सी विद्युत धारा से, ऑप्शन डी दाब से। बताइए किससे संबंधित है उष्मा का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व से संबंधित है, यानी इनिशियल। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बाहरी संतुलन बल को अपनी अवस्था को बनाए रखता है और यह गति की बदलने की अवस्था को विरोध करता है। जैसे बोल रहे हैं हम जा रहे हैं तो जाने दो, या आप जा रहे हैं तो जाने दो, जैसे हम जा रहे हैं आप जा रहे हैं हम रोक दिए, ये अवस्था ही नहीं विरोध हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन होता है, ऑप्शन बी जूल होता है, ऑप्शन सी वाट होता है और ऑप्शन डी पास्कल होता है। बताइए कार्य का एसआई मात्रक का, कार्य और ऊर्जा का दोनों का सम होता है, तो कार्य और ऊर्जा यानी वर्क और एनर्जी किससे मिलती है हम लोग का, तो जूस से मिलती है। जूस क्या पीते हैं, जूस, तो जूस से क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और बल और विस्थापन के कारण कार्य किया जाता है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे कह रहा शक्ति का एसआई मात्रक का, शक्ति का एसआई मात्रक ऑप्शन है वाट, ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ओम। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाट, जूल होता है कार्य और ऊर्जा का, और न्यूटन होता है प्रथम नियम का, और ओम होता है प्रतिरोध का। चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक वाट होता है और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, अगर गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी की पास लगभग कितना मान होता है, ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.98 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 1.8 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, यह पृथ्वी के पास जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है और जी का स्थान के अनुसार बदलता है, आप ऊपर जाएंगे तो बदल जाएगा, नीचे जाएंगे तो बदल जाएगा, ध्रुव पर जाएंगे तो बदल जाएगा, यानी वस्तु का मुक्त पतन यानी जी महत्वपूर्ण होता है, जी निर्धारित करता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक ऑप्शन ए पास्कल होता है, ऑप्शन बी जूल होता है, ऑप्शन सी वाट होता है, ऑप्शन डी न्यूटन होता है। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर बल के लिए दाब बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगर किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारा और ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारा। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या करा, पारा यानी कमरे के तापमान पर द्रव धातु में पाई जाती है और पारा प्रारंभिक यानी थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है और इसका प्रतीक होता है Hg। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, लोहे में जंग लगने के लिए मुक्त क्या आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नमी और ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन सी केवल CO2, ऑप्शन डी केवल हाइड्रोजन। यानी हम लोग जान के लोहे में जंग लगा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या रखेंगे कि जंग लग जाए, तो ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, ऑक्सीजन और पानी रखेंगे, यानी पानी यानी नमी होता है वो रखेंगे तो लोहा में अप्रभावी रूप से जंग लग जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की नमी उपस्थित होती है जिससे सहायता होती है, या पेंटिंग करके इसे बचाया जाता है, किसे पेंटिंग करिए और गैल्वेनाइजेशन के द्वारा बचाया जाता है। लोहे में जंग लगना है आपको बचाना है तो पेंट कीजिए और गैल्वेनाइजेशन से बच जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहा है नमक का समान सूत्र क्या है, ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी NOH, ऑप्शन डी HCl। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaCl हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगर समान खाने में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, हर चीज में सोडियम क्लोराइड, आप कुछ भी खाई लीजिए, मीठा चीज छोड़ के उसमें नमक पाया जाएगा, इसका समान सूत्र होता है NaCl, यह एक आयनिक यौगिक है, नमक क्या है एक आयनिक यौगिक है। ये सब छोटी पॉइंट आपको हेल्प करेगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन ए Na2CO3 हो जाएगा, ऑप्शन बी NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन डी NaCl हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है,
और यह कुछ प्रक्रिया में CO2 का उत्पादन भी करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम का पालन कौन करता है? ऑप्शन है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण हमेशा 0 होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तापमान आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। दोस्तों अभी तक मेरा पीबी रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीबी रेलवे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे एक छोटी सी आप एक ग्रुप में जरूर शेयर करें दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए तरह प्रवर्तन प्रवर्तन में आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण का अभिलंब में मापा जाता है, और परिवर्तन यानी प्रकाश की दिशा बदलती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, लेंस कैसे मापते हैं? क्या ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, और ऑप्शन डी वाट। बताइए क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मीटर किसका है? मीटर के लिए कमेंट में बताइए, जूल आपको बता दिए, वाट बता दिए, बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है लेंस कैसे मापते हैं? डायोप्टर का P बराबर 1/f, जहां f को मीटर से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता समानता धनात्मक होती है दोस्तों, और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है ठीक करने के लिए? बताइए ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी समतल लेंस। यानी बताइए कौन सा लेंस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का? तो क्वेश्चन नंबर 45 निकट में कितने अक्षर है? तो 3, तो 3 वाला होगा नहीं, उससे अधिक वाला लगाना पड़ेगा ना दोस्त। निकट में कितने अक्षर है? 3, और 3 यानी उत्तल में, तो उत्तल तो होगा नहीं, उससे अधिक लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक करना है तो एक अधिक लगाना पड़ेगा ना, तो अवतल हो जाएगा। चलिए आगे चलते, आई क्या करा, मायोपिया को दूर यानी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस से इसका सुधार किया जाता है, और अवतल लेंस किरणों को अप्रभाषित करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतल लेंस का, ऑप्शन बी उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी समतल लेंस का, ऑप्शन डी प्रिज्म का। बताइए अब दूर है तो दूर यानी दूर लेटर का है, तो 2 से तो काम होगा नहीं दोस्तों, तो 3 चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो 3 में क्या हो जाएगा? तो 3 में हो जाएगा उत्तल, यानी क्या हो जाएगा उत्तल, दूर के लिए उत्तल, और अवतल के लिए अवतल यानी निकट के लिए। निकट में तो 3 अक्षर होते हैं, तो 1 अक्षर ज्यादा चाहिए, दूर में 2 अक्षर होते हैं, 1 लेटर ज्यादा चाहिए। ऐसे याद कीजिए, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में निकटता वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए उत्तल लेंस इसे सुधार करता है, और उत्तल लेंस अभी सारी किरण बनाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, अगर विद्युत ऊर्जा को घरेलू खपत की इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का? तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, या घरेलू बिल यानी डब्ल्यू के किलोवाट घंटा का उपयोग करता है, और 1 किलोवाट समानता 1 यूनिट के कहा जाता है, ऊर्जा का यह इकाई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा फ्यूज का समानता, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन बी अधिक धारा से परिपथ को सुरक्षा दिलाना, ऑप्शन सी धारा बनाना, ऑप्शन डी प्रकाश उत्पन्न करना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अधिक धारा से परिपथ को सुरक्षा देना, यानी फ्यूज उड़ जाता है, जैसे सुनते हैं ना, फ्यूज अधिक धारा में होने पर पिघलकर फ्यूज टूट जाता है, यह उपकरण सुरक्षा देता है जैसे, और फ्यूज का गलनांक हमेशा कम होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा पर्यावरण में उत्पादक कौन होता है? ऑप्शन है हरे पौधे होते हैं, ऑप्शन बी शेर होते हैं, ऑप्शन सी मानव होते हैं, और ऑप्शन डी बैक्टीरिया की मात्रा होती है। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का? तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक हरे पौधे हो जाएंगे उत्पादक में। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और कह रहा हरे पौधे समानता प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाता है, और इसे खाद्य श्रृंखला उत्पादन करते हैं, और ये अन्य जीवों के लिए ऊर्जा का आधार बनता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, ओजोन परत मुक्त किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन है अवरक्त, ऑप्शन बी परावैंगनिक, ऑप्शन सी रेडियो तरंग, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का? आज के लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे हमको ए परावैंगनिक क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर परावैंगनिक हो जाएगा। एक किस चीज परावैंगनिक बताता है? हमारी आंख को, हमारी त्वचा को बचाती है ओजोन परत से। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा,
इंपोर्टेंट पॉइंट करा, ओजोन परत यानी यूवी विकिरण को एक बड़ा भाग को अवशोषित करता है और यूवी में अधिक मात्रा में त्वचा और आंखों के नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत समताप मंडल में महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको 50 में कितने क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।